हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन राना कॉमर्स। क्लास 10th के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसके रिजल्ट को लेकर टेंशन में होंगे कि कितने मार्क्स मेरे आएंगे, परसेंटेज कितनी बनेगी। ये अब पास्ट की चीज़ें हैं, इन्हें आपको रोकना चाहिए। स्टॉप डूइंग दैट बिकॉज यू डोंट डूइंग टू चेंज योर रिजल्ट। तो सबसे पहले आपको रिलैक्स हो जाना है। 10th क्लास तक स्कूल या बोर्ड ये डिसाइड करता था कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। आपको सभी सब्जेक्ट जैसे हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट 0 लेवल से लेकर और 10th तक आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन क्लास 10th के बाद आपको क्या पढ़ना है ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। You can choose any one subject except one language subject. क्लास 11th में आपको 3 स्ट्रीम दिए जाएंगे। हर एक स्ट्रीम में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और हर एक स्ट्रीम अलग कैरियर पाथ की तरफ हमें लेके जाती है। लाइफ में आगे जाकर क्या बनना है, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, इट इज ए गुड टाइम फॉर थिंकिंग अबाउट दी। आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया है, आपको जो सब्जेक्ट प्रिपेयर कराए जाएंगे वो सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर आपको 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट मींस इंग्लिश और हिंदी में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी सेलेक्ट करना होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश कोर्स, सेकेंड अकाउंटेंसी, थर्ड सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, फोर्थ इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं। हमारे यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन 5th सब्जेक्ट भी कंपलसरी काउंट होता है। अगर स्टूडेंट चाहें तो 6 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे सीबीएसई बोर्ड में 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन एक 6 सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में इनहेंस आपको करता है। तो वो 6 सब्जेक्ट आप कौन सा ले सकते हैं? ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर एनी वन फ्रॉम ऑफ दीज, मैथ, आईपी एंड हिंदी, इनमें से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आपको जो नोटबुक प्रिपेयर करनी है, नोटबुक के फर्स्ट पेज के अंदर आपको इंडेक्स जो फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है उस फॉर्म में आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि फर्स्ट लाइन चैप्टर नंबर, सेकेंड चैप्टर नेम, डेट ऑफ कंप्लीशन मींस चैप्टर कब कंप्लीट हुआ, और सिग्नेचर ऑफ टीचर और रिमार्क। पेज नंबर स्टूडेंट इंट्रोडक्शन के लिए है। स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, मोबाइल नंबर ऑफ योर पेरेंट्स, डिजायर एनुअल मार्क्स इन दी सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट की आपकी नोटबुक है उस सब्जेक्ट के अंदर एनुअल में आप कितना मार्क्स लाना चाहते हैं। लाइफ अचीवमेंट गोल, तो लाइफ गोल आपको यहाँ पर मेंशन करना है। पेज नंबर 3 के अंदर आपको सब्जेक्ट सिलेबस लिखना है। रिसेंटली जो सीबीएसई ने सिलेबस 2020-21 के लिए अकाउंटेंसी का इशू किया है, उसके अंदर सिलेबस जो लास्ट ईयर था उसमें कोई चेंज नहीं किया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 80 मार्क्स का रिटेन है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। जैसे 10th में सब्जेक्टिव हुआ करता था 80 मार्क्स 20 मार्क्स, उसी तरह से 11th में भी अकाउंटेंसी के अंदर 80 मार्क्स का रिटेन और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका रहेगा। पार्ट ए के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें 2 यूनिट्स को इंक्लूड किया गया है। नंबर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसमें अकाउंटिंग की थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है, ये 12 मार्क्स की है। सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस, ये 40 मार्क्स का है। तो टोटल जो पार्ट ए है वो 52 मार्क्स का है। पार्ट बी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड, इसमें 2 यूनिट्स को इंक्लूड किया गया है। यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिपोर्ट, 20 मार्क्स इसको अलॉट किए गए हैं। यूनिट नंबर 4 कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये 8 मार्क्स का है। टोटल 28 मार्क्स का सेकंड पार्ट है। तो ये 80 मार्क्स पार्ट सी
प्रोजेक्ट वर्क ये 20 मार्क्स का, आप जिसमें 12 मार्क्स का रिटिन रहता है, 4 मार्क्स का वाइवा एंड 4 मार्क्स की फाइल। जो आपके इंटरनल सब्जेक्ट टीचर हैं उनके अकॉर्डिंग ये लिया जाएगा। पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन पेपर डिजाइन रखना है। क्वेश्चन पेपर के अंदर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको रहते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू टाइप। 16 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, टोटल 16 वेटेज है और इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चंस में नहीं मिलती है। शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के, टोटल वेटेज 6 मार्क्स। 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 24 मार्क्स का इसका वेटेज है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के रहेगा और ये टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में आपको मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन, टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। इसका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अब तक 32 आया करते थे, लेकिन अब इस साल से 29 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं। जहां तक इंटरनल चॉइस की बात करें, देयर विल बी नो ओवरऑल चॉइस, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन 2 questions of 3 marks, 2 questions of 4 marks, 1 question of 6 marks and 2 question of 8 marks. All questions carrying 8 marks will have an internal choice. अकाउंटेंसी, जब हम अकाउंटेंसी पर आते हैं तो हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी जानना बहुत जरूरी है। तो इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी, the necessity of recording all transactions clearly, all systematically. For this purpose, the businessman would need a lot of factual information which can be derived from written records of transactions. Provided such records have been properly kept, as such proper maintenance of the book of account is indispensable for a businessman. Moreover, accounting written records are also, जब बिजनेस को रन करता है तो उसके माइंड में कुछ क्वेरीज, कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। वो क्वेश्चन हो सकते हैं, हाउ मच इन द टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड। रेवेन्यू मीन्स सेल, यहाँ पर पीरियड मीन्स 1 फाइनेंशियल ईयर, जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हम लेके चलते हैं। तो हाउ मच द टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, जो बिजनेस उसने किया है उसके अंदर टोटल सेल उसने कितना किया है। Number 2, what is the expenditure during the period such as salary, wages, lighting, insurance, rent, taxes, etc. बिजनेस के अंदर जो जितने भी एक्सपेंडिचर्स हुए हैं वो एक्सपेंडिचर कितने अमाउंट्स के अब तक पे इस पीरियड के अंदर हुए हैं। हाउ मच इट्स द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट इज द ऑक्सीजन ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि जो उसने बिजनेस रन किया है उसका रिजल्ट क्या रहा है, उसका प्रॉफिट या लॉस कितना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका हो सकता है, हाउ मच इज द कैपिटल एंड कॉज ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज। बिजनेस के अंदर उसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है और कैपिटल के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ है, या बढ़ा है कैपिटल या उसकी कैपिटल डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट, हाउ मच आउटसाइडर फंड इंगेज। बिजनेस के अंदर बाहर के व्यक्तियों का कितना पैसा इन्वॉल्व है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर अकाउंटेंसी के अंदर आपको मिल जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, the history of accounting dates back to the earliest day of human agriculture and civilization, when the need of maintain accurate record of quantity and relative value of the agriculture product first arose. Simple accounting is mentioned in Christian Bible in the book of Matthew in capable of the talents. The Quran also mentions simple accounting for trade and credit arrangement. Kautilya's famous Arthashastra not only the related of the politics and economics but also explain the art of account keeping, written in the 4th century BC in slokas or Sanskrit verses. Chapter in the book provide to the detail about account keeping, accountant's office method of supervising and checking of accounts, and also about the distinction between the capital and revenue,
प्रॉफिट, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अगर अकाउंटिंग की हिस्ट्री बैक में अगर आप जाएं तो जब से ह्यूमन बीइंग ने एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है तब से अकाउंटिंग मिलती है। जो हमारी होली बुक्स हैं, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान और कौटिल्य अर्थशास्त्र, इन सभी में अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये फादर ऑफ बुक कीपिंग ल्यूकस पैसियोली की है। ये इटालियन मैथमेटिशियन थे। अकाउंट्स किस तरह से रिकॉर्ड होने चाहिए इसके बारे में इन्होंने बताया। ल्यूकस पैसियोली, ही वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। ल्यूकस पैसियोली, also known as Fra Luca del Borgo, resident of the city of Venice in Italy, wrote a book primarily on mathematics named Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Post Nihilita in 1494. This book is contained in a brief section under the chapter heading Particulars de Computis et Scripturis on double entry system of bookkeeping. Pacioli was a philosopher of Italy. His book is the first printed book of the double entry system. लूकस पैसियोली फर्स्ट बुक थी बुक कीपिंग पर जो लिखी गई थी। दिस बुक इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये इटालियन लैंग्वेज में थी। इटालियन लैंग्वेज में होने की वजह से इटली से बाहर ये इतनी फेमस नहीं हुई, लेकिन 1544 में हग कैसल ने इस बुक को इटालियन लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो दिस बुक वॉज translated English and gave in new shape by Hugh Oldcastle in 1544. Later on, many changes were interrupted in the system, and finally, a complete book named English System of Bookkeeping was written on the system by Edward Jones in 1785. It was in this book that the old system was completely revised, and the use of purchase book, sales book and preparation of the trial balance was discussed first of all. एडवर्ड जोन्स ने बताया कि अकाउंटिंग के अंदर जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है वो किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। इसी बुक में फर्स्ट टाइम ट्रायल बैलेंस को डिस्कस किया गया। पैसियोली यूज द टर्म डेबिटो ओन टू एंड क्रेडिटो ओन बाय। These come from the Latin words debitor and creditor. अकाउंटिंग के अंदर जो DR एंड CR टू साइड्स एक्सप्लेन की जाती हैं वो डेबिटर एंड क्रेडिटर्स से ही उनको लिया गया है। अब तक आपने अकाउंटिंग के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जो आपकी बुक में जनरली नहीं है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating of financial transaction in systematic manner. Financial transactions, ऐसे transactions जो मनी में मेजरेबल हैं, उन सभी transactions को आइडेंटिफाई करना। डे बाय डे बहुत सारे transactions करते हैं, उन transactions में मनी से रिलेटेड जो transactions हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी कलेक्टिंग करना, डे बुक में रिकॉर्ड करना, डे और अकाउंटिंग की प्रिंसिपल्स जो रूलिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग उनको रिकॉर्ड करना। उसके बाद उनकी क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और कम्युनिकेटिंग टू दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में दो तरह बिजनेस के अंदर दो तरह की पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक इंटरनल पार्टीज और एक एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल पार्टीज जो होती है उसमें मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, ऑनर्स, इनको हम इंक्लूड करते हैं। और एक्सटर्नल पार्टीज के अंदर बैंक, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, फाइनेंस प्रोवाइडर्स, ये सभी एक्सटर्नल पार्टीज में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सभी पार्टीज हमारे अकाउंट्स को एग्जामिन करती हैं, अकाउंट को पब्लिश करते हैं। तो कम्युनिकेटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in systematic manner. Systematic manner means according to rules of double entry system. Characteristic of accounting. Accounting is a art as well as science. Art is a creativity. तो accounting एक art है क्योंकि इसमें creativity होती है, डिपेंड है। जैसे साइंस प्रिंसिपल्स पर डिपेंड है, ऐसे ही अकाउंटिंग भी कुछ प्रिंसिपल्स पे भी डिपेंड है। इसलिए अकाउंटिंग को आर्ट्स एंड साइंस दोनों ही कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 2,
रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, केवल मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड्स होते हैं। नंबर 3, क्लासिफाइंग, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू जर्नल मेंटेन करते हैं, तो जर्नल से उन ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट किए जाते हैं एक स्पेसिफिक अकाउंट्स के अंदर। उस पूरी प्रोसेस को हम लेजरिंग कहते हैं। नंबर 4, समराइजिंग, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में अकाउंट्स को आप क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद में उनकी बैलेंसिंग करते हैं, तो बैलेंसिंग करने के बाद उनको हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं और ट्रायल बैलेंस में ये पता करते हैं कि जो हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उनमें किसी भी तरह की एरर एंड ओमिशंस तो नहीं हुए हैं। नंबर 5, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट करने के बाद में फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंसिंग, जो आपके आगे जाके सिलेबस में है वो पढ़ने को आपको मिलेगा। वहां से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। नेक्स्ट, जब फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको हम पब्लिश करते हैं, उनको हम कम्युनिकेटिंग करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग इज ए लॉन्ग प्रोसेस। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं और ये जनरल एंट्रीज डबल एंट्री सिस्टम की जो रूलिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंग की जाती है। उसके बाद उनका लेजरिंग करना होता है। लेजरिंग कंप्लीट करने के बाद में बैलेंसिंग किया जाता है, टोटलिंग किया जाता है और जो पर्टिकुलर अकाउंट्स के बैलेंस आते हैं उन सभी बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसके 2 साइड्स होती हैं। दोनों ही साइड का टोटल अगर इक्वल आता है तो ये माना जाता है कि किसी भी तरह की मैथमेटिकल एरर्स हमारे अकाउंट्स के अंदर नहीं हुई हैं। लेजर के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ले जाकर ये पता करना होता है। उसके बाद जो हमारे पास में ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डिटेल्स हैं हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किए जाते हैं और उसके बाद उन बैलेंस को नेक्स्ट ईयर हम लेके जाते हैं और उसी के बाद फिर वही साइकिल रेगुलर चलती रहती है। जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं ट्रांजेक्शन जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो जर्नल की प्लेस पर डिवीजन ऑफ जर्नल मींस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के थ्रू अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। जर्नल की प्लेस पर वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मेंटेन करते हैं। उसके बाद उनकी लेजरिंग की जाती है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस के जितने बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं वो सभी रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की बेसिस पर रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। नंबर 2, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस के का रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस आने के क्या एग्जैक्ट रीजन है ये पता करने के लिए अकाउंटिंग हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की करते हैं। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। बिजनेस की ग्रोथ पता करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। टू प्रिवेंट द डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड। बिजनेस के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो मनी से रिलेटेड होते हैं और मनी जहां पर रहेगी तो वहां पर किसी भी तरह के एरर्स और फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए अकाउंटिंग के थ्रू हम उन एरर्स एंड फ्रॉड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हैं चाहे इंटरनल्स हो या एक्सटर्नल पार्टीज, उन सभी को बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग अकाउंट्स बिजनेस के मेंटेन करते हैं। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग के जो डाटा कलेक्ट होते हैं उससे मैनेजमेंट फ्यूचर में प्लानिंग करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए वो मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं हेल्प देते हैं। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, बिजनेस पे कंट्रोल रखने के लिए
अकाउंटिंग एक नेसेसरी टूल्स है जिसके अंदर टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं। सेकंड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इनेबल कंप्लीटिव स्टडी हम लोग कर सकते हैं। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बिजनेस की क्या टैक्स लायबिलिटी होगी ये भी अकाउंटिंग से पता कर सकते हैं। एविडेंस इन लीगल मैटर्स, जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं उन सभी लीगल डिस्प्यूट्स में एविडेंस के रूप में हम अपने अकाउंट्स को शो कर सकते हैं। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, लोन लेने में अकाउंट्स हमें हेल्प देते हैं। नंबर 5, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ द डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ये सभी इसके एडवांटेज हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जब एडवांटेजेस हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, पर्सन अपने अकॉर्डिंग जजमेंट को चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं, इस पर ये बेस्ड होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हम अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। होती है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग के अंदर केवल क्वांटिटेटिव जो इंफॉर्मेशन है उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। ओमिशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस, चेंज इन मैनेजमेंट, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर्स, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स, ये सभी इंफॉर्मेशंस अकाउंटिंग में नहीं मिलती है क्योंकि ये मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अकाउंट्स के अंदर जो जिस वैल्यू पर रिकॉर्डिंग हो जाती है उसी वैल्यू पर अकाउंट्स में रिकॉर्ड रहती है। मार्केट के अंदर जो प्राइस फिट हो रहे हैं उस पर अकाउंट्स उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। इफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स फॉर शो ए मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन, कभी कभी जो अकाउंटिंग के एक्चुअल डाटाज हैं फर्म शो नहीं करता है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, क्योंकि डाटा पास्ट कॉस्ट पर डिपेंड होते हैं, इसलिए फ्यूचर में होने वाली जो चेंजेस हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते अकाउंटिंग के अंदर, इसलिए अनसुटेबल अकाउंटिंग हो सकती है। तो ये सभी लिमिटेशंस हैं। थैंक यू।